चलिए, अगर यहां तक क्लियर आपका हो गया तो मूव करते हैं। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, दैट इज योर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। क्या बात करेंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई बच्चा को डाउट है तो मेरे को एक बार यस बोल सकते हो, क्योंकि अभी मैंने रिफ्रेश करा ना, तो आप लोग का सारा कमेंट जो है ना वो दिख नहीं रहा है। सर, वर्क डन बाय एडियाबेटिक इज ए पाथ फंक्शन। सर, वर्क डन बाय एडियाबेटिक इज ए पाथ फंक्शन। अब देखो यहाँ पे नया क्वेश्चन आ गया। वो रखा क्या पे कि भाई वर्क डन अगर करेंगे, देखो मैं आपको बता रहा हूं, वर्क जो होता है ना ये पाथ ही होता है, पाथ फंक्शन होता है। तो वर्कडन चाहे मैं एडियाबेटिक करो, वर्कडन चाहे मैं आइसो, कहीं भी कोई प्रोसेस में जब भी आप वर्क को और हीट को कैलकुलेट करोगे वो पाथ ही रहेगा। समझ गए? शक्ति समझ आया आपको? वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन, कोई भी प्रोसेस है उसे कोई मैटर नहीं करता है। समझ गए ना? कभी भी आप वर्क कैलकुलेट करोगे, चाहे आइसोबेरिक है, आइसोकेरिक है, आइसोथर्मल है, पॉलीट्रोपिक है, एडियाबेटिक है, ऑलवेज हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। मैं आपको ये पहले बता रखा हूं जो मैं समझा था, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तब नहीं, एडियाबेटिक इज नॉट अपोजिट टू आइसोथर्मल, दोनों अलग अलग बिल्कुल चीज है, दोनों अलग अलग बिल्कुल चीज है। समझ गए? एडियाबेटिक में आपका हीट जीरो होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होता है, और आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हाँ, आप ये बोल सकते हो, आप ये चीज जरूर बोल सकते हो कि सर हीट ट्रांसफर मेरा नहीं होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, क्योंकि अगर मान लेते एक बॉडी मेरा 30 डिग्री सेंटीग्रेड में है और दूसरा भी बॉडी मेरा 30 डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो आप बताओ हीट का ट्रेवल करेगा? नहीं। तो अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो ऑटोमेटिकली आपका डेल क्यू यानी हीट ट्रांसफर भी जीरो हो जाएगा। समझ गए? इस बात को समझे, है ना। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ योर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर आपका चेंज नहीं हो रहा, तो वहां पे हीट ट्रांसफर नहीं करेगा, तो हीट ट्रांसफर भी जीरो हो जाएगा। फिर ये बोल सकते हो कि डेल क्यू भी यानी हीट भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज जब तक आपका टेम्परेचर चेंज नहीं रहेगा तब तक हीट मेरा जाएगा ही नहीं। ये 30 रहेगा, ये 20 रहेगा, तब जाकर हाई से लो की हो जाएगा, या फिर ये 60 हो गया तो इससे जाएगा, लेकिन दोनों का टेम्परेचर सेम है तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट मेरा फ्लो करता है। तो याद रखना ऑलवेज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हीट फ्लो व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस होता है तब जाके हीट फ्लो करता है। चलो, यहां तक मुझे लग रहा है कि सुफियान आपका क्लियर हो गया। अब अमित क्या बोल रहे हैं? रिजर्वियर में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। नहीं 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 नहीं, हीट भी ट्रांसफर होता है, कांस्टेंट नहीं होता। हम लोग मान के चलते हैं कि रिजर्वियर का टेम्परेचर हीट देने से या लेने से चेंज नहीं आएगा, है ना। समझ गए मेरी बात कि नहीं अमित? हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं। हम लोग कांस्टेंट क्यों मानते पता है? उसके बारे में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको आईसी इंजन पढ़ाऊंगा, या थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ाएंगे। जब पढ़ाएंगे तो आपको जरूर समझाया जाएगा। चलो, अभी आप ये चीज छेड़ी दी हो तो समझो दिस इज योर हायर टेम्परेचर, जिसको हम लोग सोर्स बोलते हैं, और वहां से कोई हीट आया, एक कोई मेरा इंजन है जो मेरा वर्क डन किया, और मेरा हीट फिर चल गया कहां पे? सिंक में चल गया, T2 टेम्परेचर में। और लोअर टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं सिंक, और हायर टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं सोर्स। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ना कि सर यहां पे मेरा हीट तो आ रहा है बट यहां पे तो ये कांस्टेंट रहता है, ये समझो क्यों कहा जाता है, इस बात को समझना। क्लियर हो गया ना? मैं आपको समझाता हूं। इस तरह कहा जाता है, जैसे मैं आपको समझा, ये इसलिए कहा जाता है ना, देखो आप ना इंजन को जज किस बेसिस पे करोगे? इंजन को आप इस बेसिस पे जज करोगे ना कि भाई वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म और मशीन। इस बेसिस पे थोड़ा जज करोगे कि फ्यूल खत्म हो गया सर, रेस हार गए क्योंकि फ्यूल उसका खत्म हो गया, जा ही नहीं पाया। दैट्स वाई हम लोग मान के चलते हैं कि जो सोर्स है वो वहां इतना हीट है कि कितनों हीट आ जाएगा ना तो उसका वैल्यू नहीं करेगा उसके सोर्स में। यानी समझ कर लो कि कोई बोलेगा ना कि मेरे को 2 किलोमीटर का रेस है, समझना, मेरे 2 किलोमीटर का रेस दौड़वाना है गाड़ी को, कार को, तब बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगा कि 2 किलोमीटर का रेस है, कहीं तेल इतना नहीं है ना कि भाई चल नहीं पाएगा, तो बोलेंगे सर मैंने 2 लीटर तेल डाल दिया है। अब
तुम ही बोलो कि 2 लीटर अगर आप तेल डालते हो तो 2 लीटर में तो कम से कम भाई, कम से कम अगर आज की बात करें, अगर कार भी कोई है ना तो 20 का भी माइलेज दे रहा तो 40 किलोमीटर चलेगा, तो 2 के हिसाब से वो तो इनफाइनाइट है। या कि मैं आपको बोलूंगा कि मुझे आप ना एक समोसा खिलाओ या एक कोल्ड ड्रिंक पिलाओ और आपके पास है 1000 रुपया, तो अगर मैं बोलूं कितना पैसा, तो क्या बोलोगे मेरे पास, मैं क्या पियोगे सर, तो कोल्ड ड्रिंक, अरे बहुत पैसा है। समझे, क्या सच में आपके पास बहुत पैसा है? आप उसके अकॉर्डिंग बात करा कितना जरूरत है, तो जरूरत के हिसाब से आपके पास बहुत पैसा है। तो सिमिलरली जितना हीट रिक्वायरमेंट है, जिस इंजन को हम लोग चेंज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कितना हीट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा होता है मान लेते हैं, इसलिए 100 से बोलते हैं कि कितना हीट लोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कांस्टेंट मान के चलते हैं कि कितना लेने से उस समुद्र की तरह होता है, आप एक बाल्टी उठा लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? और सेम विथ सिंक, सेम विथ सिंक। अच्छा ज्यादा आ रहा है क्या, क्योंकि वॉल्यूम ना, अच्छा स्लो स्लो बताएं, स्लो एक्सप्लेन करें। अच्छा ये चीज बताइए, समझ गए ना, सेम विथ सिंक के साथ होता है, सेम विथ सिंक के साथ। एक बार बताइए सरिका, क्या ये चीज क्लियर हो गया? ओके ओके ओके। वो बेसिकली ना यहाँ पे माइक में मैंने यहाँ पे 1 सेकंड में थोड़ा सा कर रहा हूँ ना, -10 डेसिबल कर दे रहा हूँ। माइक बिल्कुल मेरा सामने है ना, तो मेरा माइक भी साउंड आपका बहुत ज्यादा जा रहा है। देखो अब शायद आपको आवाज जो है ना स्लो जाएगी, है ना, मैंने ये चीज ध्यान नहीं दिया था। अब साउंड सही है, एक बार कंफर्म करिएगा आप सारे स्टूडेंट। साउंड अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। ओके नाइस, ठीक है, सही है। तो बढ़ते हैं अब हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज कॉल योर, यस यस, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई। अमित, अश्वनी, है ना, सरफराज, सरिका, थैंक यू सो मच। ओके, अब हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। कभी कभी कहा जाता है ना कि ये कोई मेरा ऑब्जेक्ट है जिसमें स्टडी कर रहे हैं, क्या ये मेरा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है? और कभी कभी क्या होता है ना, जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो उस चीज में डूब जाता हूं, है ना, उस चीज में डूब जाता हूं, तो दैट इज वाई थोड़ा साउंड आपका आ जाता है। चलिए तो बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक, कोई अगर मैं बोलता हूं कि ये सिस्टम है, इसमें स्टडी करना है और ये मेरा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है क्या, तो कोई अगर मैं बोल दिया कि ये ऑब्जेक्ट, ये सिस्टम मेरा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होना कि मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम भी है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी है और फेज इक्विलिब्रियम भी है। जब ये चारों का चारों मेरे इक्विलिब्रियम पे रहेगा ना, तब जाके बोलेंगे कि हाँ अब मेरा सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं। समझ गए ना मैंने क्या कहा? कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अ सिस्टम इन विच ऑल सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश, अगर ये सभी तरह का इक्विलिब्रियम को हम लोग उसमें एस्टेब्लिश कर देंगे, स्थापित कर देंगे, है ना, प्रूव कर दिए कि सारे के सारे ये इक्विलिब्रियम पे है, चाहे मैं थर्मल रहे, केमिकल रहे, मैकेनिकल रहे, या आई मीन हाँ केमिकल, मैकेनिकल, थर्मल और फेज, तब जाके बोलेंगे। अब क्या आ जाता है सर इसका मतलब? चलो वन बाय वन करके समझाता हूं, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, वेरी सिंपल है। बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है डियर, लेकिन आप बाद में देख लेना जरूर, है ना, इंपॉर्टेंट कोई काम है तो यू कैन स्किप, बट बाद में देख लेना। अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट काम है तो आप लीव ले सकते हो, लेकिन बाद में आप देख लेना, है ना। चलिए, बट यू कैन स्किप, कोई दिक्कत नहीं, सीरियस कोई काम है तो यू कैन स्किप द लाइव सेशन। चलिए तो बात करते हैं, जब मैं बात करता हूं थर्मल इक्विलिब्रियम का, तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम विल रिमेन सेम, है ना। यस यस यस, गुड नाइट डियर, गुड नाइट, गुड नाइट अमित। देखो, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि एक सिस्टम को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कब कहेंगे? जब उसका टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दी प्रोसेस या थ्रू आउट दी सिस्टम। पूरे के पूरे सिस्टम में अगर टेम्परेचर सेम है तो बोलेंगे कि ये मेरा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब सर, सपोज करो आपके पास क्या है, 4-5 लीटर गैस है, और गैस के एक एक मोलिक्यूल को उठा के अगर आप टेम्परेचर चेक करते हो
तो आपका एक गैस मोलिकुलर टेम्परेचर समथिंग मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जितना भी मोलिकुल को चेक करोगे ना, सबका किसी कहीं से भी उठा के आपने इतना छोड़ा उठाया गैस मोलिकुल को स्टडी करो, ये मान लो फ्लूइड है, एक बड़ा सा पाइप में जा रहा, कहीं से भी आपने पानी चेक कर रहा है ना, पाइप बड़ा सा पाइप है, कहीं से भी टेम्परेचर सेम आ रहा, पूरा का पूरा सिस्टम में, जहां जो भी सिस्टम है जिसको स्टडी कर रहे हो, तो वो कहलाता है कि मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। सिंपल। तो वही कहा गया थर्मल इक्विलिब्रियम मींस ईच मॉलिक्यूल हैव द सेम टेम्परेचर। नाउ अब बात करते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि ऑल फोर्सेस आर बैलेंस इन अ सिस्टम और व्हेन देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स लेफ्ट इन द सिस्टम। मतलब सारे के सारे फोर्स जो है ना वो बैलेंस्ड है, या फिर बोल सकते हैं कोई भी अनबैलेंस फोर्स आपका नहीं है सिस्टम में। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं बोलूंगा ना कि मेरे पास ये छोटा सा जो डिब्बा है ना, ये मेरे हाथ में स्टेशनरी है, और मैं बोलूंगा ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब ना ऊपर जा रहा, ना नीचे जा रहा, ना लेफ्ट जा रहा, ना राइट जा रहा, तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम कब होगा? जब इधर से जितना फोर्स लग रहा है उतना इधर से लगा होगा, जितना ऊपर से लग रहा है ग्रेविटी वाला, उतना मैं हाथ की वजह से ग्रेविटी को बीट करने के लिए उठा रखा हूं उतना ही, क्योंकि अगर मैं ग्रेविटी से ज्यादा अगर फोर्स अप्लाई कर दिया तब तो ऊपर चल जाएगा, और ग्रेविटी का ज्यादा अगर हो गया, मैं छोड़ दिया, लूज कर दिया हल्का, तो नीचे आ जाएगा, और इधर से ज्यादा लगा दिया तो इधर चलने लगेगा, इधर लगा दिया तो इधर, तो ये कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो वो कहा गया, क्योंकि जब हम लोग स्टडी करते हैं तो नहीं चाहते कि मेरा बॉडी इधर उधर मूव करे, ठीक है, और ना। अब बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल मतलब केमिकल स्टेबल है, केमिकल कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। जिस तरह का जो कंपोजिशन, मान लो आपने स्टडी कर रखा, किसी भी मेटल का स्टडी कर रहे हो, है ना, एक कास्ट आयरन है, स्टील है, आप लाए, आते लाते लाते कुछ और ही चीज होगी, रिएक्शन हो गया, कोई और ही कंपाउंड मेरा बन गया, तो गलत हो गया। तो केमिकल कंपोजिशन आपका चेंज नहीं होना चाहिए, थ्रू आउट द सिस्टम जैसा वैसे ही रहना चाहिए, है ना। आप ला रहे हो कि वाटर है, आते आते कुछ और ही चीज बन गया किसी से रिएक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल। और अगर ऐसा हो तो वो केमिकल स्टेबल नहीं है। और लास्ट रहता है फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम क्या? फेज मींस क्या होता है? अवस्था, अलग अलग अवस्था के बारे में स्टडी कर रहे हो। जैसे आप क्या कर रहे हो कि आप एक लिए हो ग्लास में पानी, और पानी में आपने आइस डाल दिया, बर्फ डाल दिया, और आप दो स्टेट के बारे में चेक कर रहे हो। आइस जो है ना, आइस आइस के बारे में स्टडी करना, और आपको वाटर के बारे में स्टडी करना, तो दो अलग अलग स्टेट में है, बिल्कुल अलग अलग स्टेट में। कुछ देर के बाद क्या हुआ, आइस पिघल के पानी बन गया, फिर ये गड़बड़ हो गया, फिर ये फेज इक्विलिब्रियम नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग दो स्टेट का स्टडी कर रहे हैं, है ना। आप कैसे, आपको आइस को रखना है आप जानो, है ना। आप आइस के ऊपर एक कवर लगा दो प्लास्टिक का, फिर डालो, फिर देखो कि भाई वो भले मेरा आइस का धीरे धीरे टेम्परेचर घट रहा, लेकिन आइस क्यूब में रहना चाहिए, ताकि उसको पता होना चाहिए क्वांटिटी जो भी है, मास है, वो चेंज नहीं होना चाहिए स्टेट का, तब ना स्टडी कर पाओगे। वही कहा, व्हेन सिस्टम इज इन टू फेज देन द मास ऑफ ईच फेज, एक सेकंड, यहाँ फेज होगा, ईच फोर्स हो गया है, यहां लिखना आप मास ऑफ ईच फेज। तो मास ऑफ ईच फेज विल बी इक्वल, दोनों का मास अलग एक जैसा है, 1 kg अगर पानी, 1 kg आइस है, और अलग अलग स्टेट में ही रह रहा है, चेंज नहीं कर रहा, आपस में मिक्स नहीं हो रहा, तो दैट्स क्रिएट अ फेज इक्विलिब्रियम। ये सब स्टडी के लिए करा जाता है। अगर ये सब का सब हो जाता है, दिस ऑल फोर आर, देन वी कैन से कि इट्स अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझ गए? क्लियर माय पॉइंट और नॉट? तो दिस इज योर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। बताइए, आर यू गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? क्या ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया? समझ गए कि नहीं? बताइए। वेरी नाइस, चलो सभी को समझ आ रहा है? ओके, तो यहां से आप लोग का आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है ना। मैंने आपको कहा था कि पहला जो हम लोग का टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, टाइप ऑफ ऑल प्रोसेस, जो मैंने आपको सारे प्रोसेस के बारे में बता दिया, प्रोसेस क्या होता है, एंड देन टाइप ऑफ प्रोसेस, और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और एक अब न्यू टॉपिक है, तो चलिए अब हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो आगे तो दैट इज कॉल्ड योर, अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर का और जीरो मतलब थर्मोडायनेमिक्स का। क्या आप लोग आगे पढ़ना चाहते हो? आप लोग पढ़ना चाहते हो तभी क्लास लेंगे, है ना, क्योंकि पता चलेगा सारे बच्चे लाइव से हट जाएंगे तो फिर अकेले मैं क्या करूं, फिर वो मजा नहीं आएगा। आपको अभी पढ़ना है या फिर मैं छोड़ दूं? सर केमिकल इक्विलिब्रियम फिर से बिल्कुल मैं समझा देता हूं डियर। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि केमिकली स्टेबल when there is no chemical reaction or chemical composition change in the system,
किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। जैसे मान लो आप मान लेते हैं कि आपने कास्ट आयरन का या आयरन का स्टडी करो, आयरन का इन्वायरमेंट में हो सकता है रस्ट जंग लग जाए, और जंग लगने की वजह से इसका केमिकल स्ट्रक्चर जो चेंज हो गया है ना, तो फिर ये केमिकल स्टेबल नहीं है, ये हवा से पानी से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अगर जब आप स्टडी करो उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं। तो पूरी तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये केमिकल जो कंपोजिशन है वो वही रहना चाहिए, है ना। आयरन ऑक्सीजन है तो O2 ही रहना चाहिए, अगर H2 है तो H2O ही रहना चाहिए, वो चीज है। ठीक है, चलो यहाँ पे सरिका बोल रही है कि यस सर कंटिन्यू करिए। तो चलिए देन हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, है ना, पढ़ना। किसके बारे में बात करेंगे? टेम्परेचर के बारे में एंड जीरोथ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। हाँ, अगर आज ये टॉपिक आपका क्लियर कर देता हूं ना, तब आपका जीरोथ लॉ खत्म। तो फिर हम लोग जो है लगभग 2-3 क्लास क्वेश्चन लगाएंगे, और खूब क्वेश्चन लगाएंगे। खूब क्वेश्चन मतलब लगभग आपका 50-100 क्वेश्चन लगवाएंगे। इतना क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस आप लोग का करवा दूंगा कि जीरोथ लॉ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि देखो अभी आपका थर्मोडायनेमिक्स में आपका अभी चल रहा है जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड लॉ, फिर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? एंट्रोपी के बारे में। ठीक है, और उसके बाद आ जाता कुछ एबिलिटी वगैरह, तो 1 बाय 1 करेंगे। तो अगर यहाँ 100 क्वेश्चन, तो इस तरह करके आपका एबिलिटी आ जाता, प्योर सब्सटेंस आ जाता, तो इधर 400 500-600 क्वेश्चन करवा देंगे पूरा थर्मोडायनेमिक्स में, वो मोर देन सफिशिएंट आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे व्हाट इज टेम्परेचर, तो अभी आप लोग बोल रहे थे ना सर टेम्परेचर हीट, तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। इट्स एन आर्बिट्रेरी क्वांटिटी। क्या होता है मेरा? आर्बिट्रेरी क्वांटिटी होता है विच शो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मैंने कहा था एक मेजरमेंट करने का क्वांटिटी होता है। अच्छा, और एक चीज, ये जो आर्बिट्रेरी कहा गया है, इसका मतलब क्या है ना, कि ये आपके लिए कुछ अलग हो सकता है, मेरे लिए कुछ अलग हो सकता है। ये डिपेंड नहीं करता, ये वेरी नहीं करता, ये सबके लिए कुछ कुछ अलग हो सकता है। समझ गए मेरी बात की नहीं? जैसे कि हो सकता है कि मेरे लिए जो गर्मी है वो बहुत गर्मी, आपके लिए वो मेरे लिए नॉर्मल गर्मी है ना। वो मेरे लिए क्या हो सकता है? नॉर्मल गर्मी हो सकता है। और हो सकता है जो आपको बहुत कम गर्मी लग रहा है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा, किसी को भी ये चीज हो सकता है ना। बात समझ गए मेरी बात की नहीं? ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब बात करेंगे, जैसे कि देखो कई तरह का आपका टेम्परेचर होता है। जैसे कि किसी के लिए आपका फ्रीजिंग कोल्ड होता है, बहुत ठंडा, फिर या तो ठंडा या गुनगुना गर्म, या बहुत हॉट यानी गर्म। तो ये सकते हो जैसे फ्रीजिंग कोल्ड यानी कि समझ सकते हो कि बहुत बर्फीला बर्फीला ठंडा। कोल्ड माने ठंडा, वार्म माने गुनगुना, हॉट माने गर्म, और रेड माने बहुत गर्म। और ये किसी के लिए, जैसे होता है ना मम्मी लोग खाना बनाती है ना, तो आप देखोगे उसके लिए ना जो ये बहुत गर्म है ना, उसके लिए गुनगुना है ना। गर्मा गर्म रोटी को छू देती है, गर्म गर्म बर्तन को छू देती है। आप अगर कभी बनाते हो ना तो ऐसा लगा दो, अयो मम्मी मम्मी चोट लग गया, रोने लगते हो ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस टच हो गया। और मम्मी डेली इस तरह का काम करती है। जो आपके लिए जो रेड हॉट वाला चीज है ना, मम्मी के लिए वार्म है, थोड़ा थोड़ा है। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो ये अब ऐसा होता भी है। अब बोलेंगे सर ये तो बस ऐसे आप फेंक रहे, नहीं सच में ऐसा होता है। मैं बता रहा हूं कैसे, आपको एग्जांपल समझाऊंगा। प्रैक्टिकल ईमेल आया हूं इसीलिए आपका 2 चेयर आपको नजर आ रहा है। और एक एग्जांपल पहले प्रैक्टिकल समझाता हूं, है ना। जैसे आप मान लो कभी ठंडा के दिन में देखते हो ना, कि आपको आपको क्या करता है, मान लो कोई ऐसा रहता है जिसको बहुत ठंडा लगता है ना। वो क्या करते हैं, स्वेटर पहन लिए हैं, कोट वगैरह पहने, जैकेट पहने हैं, उसके बाद भी आग के पास बैठे हैं और आपके पास बैठ के कर रहे हैं, राइट। और आपके पास ऐसे एक दो बंदे मिल जाएंगे ना, जो क्या करेंगे, बनियान पहने, कुछ नहीं पहने, कुछ नहीं, पूरा क्या है, नीचे में लूजर है, आप बनियान पहन के आराम से टहल रहे हैं, और आपको बोल रहे इस बार ठंडा नहीं मिला ना, है ना। हिमालय तरफ जाओगे वहां पे, और सच में ऐसा होता है। आप बोलेंगे सर वो तो बस ऐसे करता है। अगर वो डेली कर रहा है डियर, चलो 1 घंटा कर लिया, 2 घंटा कर लिया मानते हैं, दिन भर अगर ऐसे करता है, डेली करता है, आप भला 4 मिनट, अगर 10 मिनट आप ऐसे खुले रहो ना, आपका तबियत खराब हो जाएगा, आपको सर्दी लग जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वो नहीं कर रहा, सच में उसको नहीं लग रहा है। तो अलग अलग होता है। कैसे? अगर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं अब इक्विपमेंट का। जैसे ठंडा का दिन है, एकदम ठंडा ठंडा का दिन है, आपके बालकनी में 2 चेयर रखा हुआ है। एक चेयर जो है वो लकड़ी का है, और एक चेयर जो है वो मेरा मेटल का है ना। जब आप लकड़ी के चेयर में बैठते हो ना, तो आपको उतना ठंडा नहीं लगता है। लेकिन जैसे आप बैठते हो मेटल वाले चेयर में जाके बैठते हो ना, ओ हो भाई साहब, क्या होता है आपको पता ही है।
लगता है जैसे बर्फ में बैठ गए। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब मेटल में बैठते हो तो मेटल होता है वेरी गुड कंडक्टर। ये क्या होता है? बहुत अच्छा मेरा कंडक्टर होता है, कंडक्टर होता है। और कंडक्टर तो होता है वो हीट को बहुत अच्छे से फ्लो करता है। और आपका बॉडी, ठंडा का दिन है लेकिन कुछ ना कुछ तो गर्म होगा ही, कुछ ना कुछ तो गर्म है ही। बॉडी टेम्परेचर तो होगा ही मेरा, बॉडी टेम्परेचर जो भी होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इतना तो बॉडी टेम्परेचर है, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो हीट है। लेकिन जो मेटल है, ये ठंडा की वजह से इसके पास कोई हीट ही नहीं है। अब आपके अंदर का टेम्परेचर हो गया ज्यादा, हाई टेम्परेचर हो गया आपके अंदर का, और इस मेटल के अंदर का टेम्परेचर जो है ना वो हो गया लो टेम्परेचर। तो आपको पता है कि ऑलवेज जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हीट फ्लो करेगा हाई से लो की ओर। तो आपके बॉडी का हीट जो है ना वो मेटल की ओर जाने लगेगा, तो आपके शरीर का सारा टेम्परेचर खींच लेगा, खींचेगा तो आपको ठंडा फील होने लगता है। यही होता है सिंपल, ड्यू टू कंडक्टर, क्योंकि हीट सारा है। जब आप बैठते हो यहाँ पे तब आप मेरे को क्या बोलोगे? सर एक चीज बताइए, जो इन्वायरमेंट में जितना ठंडा मेटल हो गया है, बहुत ठंडा हो चुका है, उतना तो लकड़ी भी ठंडा हुआ है, फिर ये क्यों नहीं ठंडा मुझे लगता है? और टेम्परेचर सर इसमें भी अगर मैं बैठूंगा तो अभी भी मेरे बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस है, और मान लेते ये मेरा समथिंग मान लो 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, वुड भी 5 डिग्री सेल्सियस में ही रहता है, बट इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना? ये हीट का बैड कंडक्टर होता है, तो बैड कंडक्टर की वजह से हीट मेरा सप्लाई हो ही नहीं पाता है। तो देखो द पॉइंट इज, अगर मैं इन सभी चीजों को हटा दूं, मैं नॉर्मल ले भाषा में आपको समझाऊंगा, है ना, लेमन बोलूंगा कि यहाँ पे जब आपने बैठा तो आपको ठंडा नहीं लगा, यहाँ पे बैठा आपको ठंडा लगा, तो अलग अलग हो गया ना। तो इसीलिए कहा जाता है इट्स एन आर्बिट्रेरी क्वांटिटी। समझ गए? वही सेम चीज यहाँ पे समझाया गया, दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट आपको मोर कोल्ड लगता है इन मेटल में। वाई? बिकॉज आपका मेटल का जो होता है फीलिंग के बेसिस पे है, फीलिंग आपको ज्यादा फील हो रहा है। फील के पीछे क्या साइंस है? दैट्स अ डिफरेंट चीज, क्योंकि आप इंजीनियर, आप जानते हो कि इट्स अ कंडक्टर, हीट ट्रेवल कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस है। बट द पॉइंट इज ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, और जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तब जाके हीट यानी एनर्जी ट्रेवल करता है। नाउ अब बात करते हैं जो टेम्परेचर होता है, पहले के टाइम पे हम लोग टेम्परेचर को केवल और केवल मेजरमेंट करने का एक ही तरीका था, डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग में आपका यही था, तो उसका 2 पॉइंट लेके चलते थे जिसके बेसिस हम लोग जज करते थे। एक होता था आइस पॉइंट जो कि 0 होता था, एक होता था स्टीम पॉइंट जो कि मेरा 100 होता था। अब क्या हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम लोग पहले थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं कि कोई स्टडी अगर कर रहे हैं तो टेम्परेचर जो होगा वो मेरा कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। हम लोग तो ये पढ़ चुके हैं। हाँ, हम लोग आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़े हैं कि भाई a system is said to be thermal equilibrium if the temperature remain constant throughout the system। पूरा का पूरा सिस्टम में अगर मेरा टेम्परेचर सेम है ना, तब क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो सेम चीज यहां कहा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम एक लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया, एक न्यू लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया, विच गिवन आफ्टर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब दिक्कत क्या था कि ये जो लॉ मिला ना वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद दिया गया। अब फर्स्ट लॉ के बाद दिया जाएगा लॉ कोई, तो क्या उसको बोलेंगे? सेकंड लॉ। लेकिन दिक्कत ये था कि जो फर्स्ट लॉ के बाद तो मिला, लेकिन इसको पढ़ना था फर्स्ट लॉ से पहले, ये पहले से पढ़ने वाला चीज है। तो अब कोई चारा नहीं बचा, फर्स्ट लॉ तो नाम दे दिया गया है, तो इसको दे दिया गया क्या? जीरोथ लॉ। इसलिए इसका नाम पड़ जाता जीरो, बट नीड टू स्टडी बिफोर इट, लेकिन इसको पढ़ना था पहले, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये टेम्परेचर के बारे में ही बताता, क्या बताता? वही बताता कि अगर एक बॉडी है और दूसरा बॉडी है, एक बॉडी का टेम्परेचर समथिंग मान लो 10 है, दूसरा बॉडी का मेरा 70 है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो हीट मेरा फ्लो करेगा कहां से कहां तक करेगा? हाई से लो के इधर जाएगा। और ये कब तक करेगा? जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। मान लेते इसका भी 40 हो गया, इसका भी 40 हो गया, बराबर हो गया, तो बस तब तक ही हीट फ्लो करेगा, उसका आपका हो। इसलिए तो करते हैं ना, किसी को ठंडा लगता है, देखते ना मूवी वगैरह में, किसी को ठंडा लगता है गले मिल जाते हैं ना, क्या जब बाबा तो वो हीट ट्रेवल करता है, फिर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। या फिर कभी कभार आपको प्रैक्टिकल अगर करना है तो एक आपको तरीका बताता हूं मैं प्रैक्टिकल करने का। आप क्या लेना, एक बड़ा सा बर्तन लेना, एक बड़ा सा क्या लेना? बर्तन लेना। इस बर्तन में क्या करना? आप रख देना पानी। मान लो आप इस पानी में ठंडा पानी रख दिए, फिर एक ग्लास का पानी लेना, ग्लास वाला, एकदम ग्लास का रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाला, है ना। इसमें आपने पानी लेना जो कि ठंडा पानी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये अगर मान लो मैंने हॉट लिया या ठंडा, इसको चलो वाटर को कोल्ड लेते हैं, ये आपने कोल्ड वाटर लिया ठंडा, और आपने ग्लास में जो लिया ना वो वार्म लिया। कैसा लिया है? वार्म लिया है ना, हॉट लिया है। अब इसको इसके ऊपर रख दो, उस पानी के ऊपर, ग्लास के ऊपर क्या होगा? हीट ट्रेवल करेगा, और कुछ देर के बाद देखोगे ना कि ये भी आपका जितना
गर्म हो गया या ठंडा हो गया उतना आपका ये भी हो, ये कुछ ना कुछ आपका जरूर ठंडा हो जाएगा, ठंडा से सॉरी गर्म हो जाएगा, और ये ठंडा था ठंडा से कुछ गर्म हो जाएगा, और कुल मिला के जब आप देखोगे दोनों को चेक करोगे टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो दिस इज योर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बताता क्या है, ये बताता है कि आप टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम में ला सकते हो विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट। क्योंकि एक चीज तो हम लोग को पहले से ही पता है कि अगर मेरा हाथ ये ठंडा है और ये हाथ गर्म है तो मैं क्या करूंगा, दोनों को सटा दूंगा। तो ये जो मेरा ठंडा हाथ है ना ये गर्म हो जाएगा, और ये जो गर्म हाथ है ना ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, हीट इधर ट्रेवल कर जाएगा, ये तो पता है। लेकिन मैं अगर बोलूंगा कि ये गर्म मेरा हाथ है, ये जो जिसमें मैं रिंग्स पहना हूं ये मेरा हाथ गर्म है और ये ठंडा है, और मुझे इस गर्म हाथ से ठंडा हाथ में हीट ट्रेवल कर रहा है, लेकिन दोनों को सटाना नहीं है, तो क्या करेंगे, वो मेरा बताया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या बोला ना कि लॉ इंट्रोड्यूस इन विच टू सिस्टम कैन बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विदाउट कमिंग इनटू कांटेक्ट। बिना कांटेक्ट के लाई बिना हम लोग उसको थर्मल इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। थर्मल मतलब तो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। कैसे, हम लोग एक तीसरा बॉडी ले लेते हैं भाई, ए और बी को कांटेक्ट में नहीं लाना है ना, सी को तो कांटेक्ट में ला सकते हैं ना उन दोनों का, लेकिन आपस में तो कांटेक्ट नहीं। देखो ए और बी बहुत दूर दूर है, ये ए है ये बी है बहुत दूर दूर है, लेकिन सी के साथ तो दोनों कांटेक्ट में हो ही सकता है, बिल्कुल। और जैसे सी के साथ कांटेक्ट में आ गया, अब क्या होगा, टी है, मान ले इसका टेम्परेचर मेरा टी ए था और इसका टेम्परेचर मेरा टीसी था, इसका टेम्परेचर मेरा टीबी था, तो मैं ऑटोमेटिकली जब टी ए टीसी के साथ आएगा तो मेरा टी ए और टीसी मेरा बराबर हो जाएगा, वही हीट ट्रेवल करेगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और टीबी भी और टीसी भी बराबर हो जाएगा। और जैसे मेरा यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा टी ए जो है ना वो टीबी टीसी के बराबर, और यहाँ टीबी जो है ना वो टीसी के बराबर, टी ए टीसी के बराबर, टीबी टीसी के बराबर। ऑटोमेटिकली देखोगे कि टी ए भी टीसी है और टीबी भी टीसी है, यानी कुल मिला के टी ए जो है ना ये भी टीबी के बराबर हो गया। तो देखो दोनों को फिजिकल कॉन्टेक्ट में लाए बिना ही इन दोनों का टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम में लिया है। तो दैट इज कॉल्ड योर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर। कंजर्वेशन ऑफ टेम्परेचर, कंजर्वेशन ऑफ टेम्परेचर नहीं बोल सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ टेम्परेचर है ना, कंजर्वेशन ऑफ टेम्परेचर तो ऐसा कुछ होता नहीं है डियर। फर्स्ट लॉ जो पढ़ते हैं ना उसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जरूर बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसको जरूर कहा जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कंजर्वेशन ऑफ टेम्परेचर क्यों नहीं कहते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। कंजर्वेशन मींस क्या होता है कि नाइदर एनर्जी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, और जो भी चेंज हो रहा है जितना आपका यहाँ पे था वो फाइनल में भी उतना ही था, लेकिन ये हीट ट्रांसफर आपका एयर वगैरह में भी जा सकता है, तो हीट आपका लॉस भी कर सकता है, बात समझे। अगर मेरा समझो ये हाथ आपका गर्म अगर गर्म है, इसको मैं टच करूंगा तो हीट गया यहाँ, लेकिन कुछ आपका एयर भी तो गया, समझ गए ना। तो कंजर्वेशन ऑफ टेम्परेचर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सब, हाँ ये जो सी आपका होता है इसको हम लोग कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। हाँ बेसिक्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट उसको हम लोग बोल सकते हैं जीरोथ लॉ। या फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि जीरोथ लॉ गिव्स द आइडिया ऑफ टेम्परेचर, ये मेरा किस चीज के बारे में आइडिया देता है, टेम्परेचर के बारे में आइडिया देता है। या फिर और एक चीज कि इट्स टेल्स अबाउट द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, या फिर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में ये आइडिया देता है। तीसरा क्वेश्चन कि जीरोथ लॉ इज गिव्स अबाउट द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, तो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम के बारे में, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में और टेम्परेचर के बारे में आइडिया यही देता है। नाउ अब देखो यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या, अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है, अब मैं आपको समझा कि थर्मो, देखो हम वही लिख दिया कि टी इक्वल टू टी सी और टीबी इक्वल टू टी सी, तो टी इक्वल टू टीबी आ गया। अब कुछ समझो कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या था। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है विच इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर। जैसे होता है ना, कई सारे लड़के होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होता है, नहीं बोला अरे यार इसको मत कुछ बोलना नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, है ना, सेंसिटिव है बहुत। देखो यही कहा गया वी गेट देन आइडिया ऑफ द टेम्परेचर मेजरमेंट, किससे, जीरोथ लॉ से। तो आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टीडी से किसका आइडिया मिलता है, टेम्परेचर का आइडिया मिलता है। नाउ बढ़ते हम लोग इस टॉपिक की ओर। जैसे मैंने कहा कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, तो मैंने कहा कि द प्रॉपर्टी विच इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर विच रिएक्ट और रिस्पॉन्ड विथ चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कोई भी हो सकता है, प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी। जैसे वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम का चेंज कब हो रहा है, वॉल्यूम चेंज तब हो रहा है जब मेरा टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम का चेंज होगा। तो यहाँ पे मेरा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या आ गया, वॉल्यूम हो गया। अगर मान लेते हैं प्रेशर का, जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मेरा प्रेशर चेंज हो रहा है,
तो यहाँ पे मेरा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगा, प्रेशर। समझ गए, ये सेकेंडरी चीज है, टेम्परेचर के चेंज होने से वो चेंज हो जा रहा है। जैसे मान लो आप हो और आप मान लो आपकी वाइफ है या पार्टनर है, अगर आपको कोई बुरा बोलता है ना तो आपसे आपसे ज्यादा बुरा उनको लगता है कि क्यों उनके बारे में आपने मेरे कहा है ना, बाबू सोना है मेरे, है ना, होता है ना। तो सेम चीज यहाँ पे है कि टेम्परेचर अगर चेंज हुआ ना तो आपका वॉल्यूम, प्रेशर या कोई भी चीज अगर चेंज होगा तो ये वॉल्यूम, प्रेशर और कोई चीज, डेंसिटी, ये सब हो जाएगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये मेरा सेंसिटिव टू टेम्परेचर होता है। सेम चीज यहाँ पे लिख दिया गया है कि प्रॉपर्टी विच सेंसिटिव टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता है, जो भी चेंज होगा, जो भी कोई चीज रहेगा, तो विच रिएक्ट और रिस्पॉन्ड विथ चेंज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड डिफरेंट टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस, और इसी की वजह से हम लोग कई तरह का टेम्परेचर मेजरमेंट का डिवाइस बनाए। अभी आपको समझ में और आ जाएगा, जैसे कि थर्मोमीटर, जैसे कि थर्मोमीटर, थर्मोमीटर कई सारा थर्मोमीटर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और सबके बारे में यहाँ पे थर्मोमीटर है और यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सर बॉडी 1 और बॉडी 2 हीट ट्रांसफर करेंगे कब तक, जब तक कि सेकंड बॉडी नहीं 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 जीरो ना हो जाए, जब तक इक्वल ना हो जाए, जब तक कि इक्वल ना हो जाए। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ये बॉडी है मेरा 30 डिग्री सेल्सियस, ये बॉडी है मेरा, मान लेते हैं कि सपोज करो 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेल्सियस, ये यहां से लेकर यहां तक का हीट ट्रेवल करेगा, इस तरफ जाएगा, हायर से लोअर की जाएगा। कब तक जाएगा, ये तब तक जाएगा जब तक कि इसका अगर टेम्परेचर मेरा टीए है, इसका टेम्परेचर टीए है, टीबी है, तो जब तक कि मेरा टीए इक्वल टू टीबी ना हो जाए तब तक जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि जीरो हो जाएगा, इट नॉट पॉसिबल, इक्वल जब तक ना हो जाए थर्मोमेट्रिक, क्योंकि याद करो मैं आपको बताया था, हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या है, आपका 60 है, 30 है, 90 है, तो 45 हो जाएगा, तब आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ये रुक जाएगा। क्योंकि याद करो ये जो आपका दिया गया था ना जीरोथ लॉ, वो किस बेसिस पे दिया गया था, देखो ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या बोलता था, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टी इक्वल टू T2 होना चाहिए। तो उसी ना ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम लॉ इंट्रोड्यूस किया गया, एक नया लॉ बनाया गया, उसी के लॉ, तो वही को तो पालन करेगा ना जो पहले बन चुका है। समझ गए ना, हाँ हाँ हाँ, दोनों बराबर होगा, बिल्कुल बिल्कुल दोनों बराबर होगा। क्लियर, चलिए बात करते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे मैं आपको समझाता हूं कैसे टेम्परेचर के वेरी करने से वेरी करता है। आपको बुखार होता है ना, आप यूज क्या करते हो, आप क्या यूज करते हो, तो सर बोलेंगे हम यूज करते हैं थर्मोमीटर, बुखार होता है तो थर्मोमीटर यूज करते हैं। आज के टाइम में तो डिजिटल थर्मोमीटर आ गया है, लेकिन पहले ग्लास ट्यूब वाला आता था जिसमें मर्क्यूरी फिल होता था, क्या होता था, मर्क्यूरी, Hg। तो जब जैसे आप लोग सटाते हो, आपको बुखार अगर है तो क्या होता था, टेम्परेचर आपका बढ़ता था शरीर का। लेकिन क्या यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग देखते थे, नहीं ना। हम लोग किसके बेसिस पे जज कर पाते थे कितना आपका टेम्परेचर हुआ है, तो टेम्परेचर के रिस्पॉन्ड पे आपका यहाँ पे मर्क्यूरी जो होता था ना, मर्क्यूरी ये एक्सपेंड करने लगता था। तो मर्क्यूरी क्या होने लगता था, एक्सपेंड होने लगता था, एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब है मर्क्यूरी का जो वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम आपका इंक्रीज होने लगता था। तो आप बताओ यहाँ पे क्या हुआ, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, टेम्परेचर थोड़ा ना, टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पे मर्क्यूरी का वॉल्यूम है। तो मर्क्यूरी का क्या है, मेरा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इज माय थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये क्या हो गया मेरा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया। क्योंकि यहां पे क्या हुआ कि जब मेरा टेम्परेचर, क्योंकि मैंने क्या कहा था, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, सेंसिटिव टू टेम्परेचर, क्या था मेरा, सेंसिटिव टू टेम्परेचर व्हेन इट रिएक्ट और रिस्पॉन्ड विथ चेंज इन टेम्परेचर। जैसे ही मेरा टेम्परेचर चेंज हुआ, मान लो बढ़ा, तो वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया, तो ये ऊपर उठने लगा, जहां तक गया मान लो 80 तक गया, 90 तक गया, 100 तक गया, तो पता चल गया इतना मेरा बॉडी टेम्परेचर है। यस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मर्क्यूरी बेसिकली एक्सपेंड हो रहा है ना, वॉल्यूम आप बात बोलोगे ना, ये चीज है। तो ये आप, तो यहां पे आप ये मत बोलना कि टेम्परेचर, यहां पे वॉल्यूम आपका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ व्हेन टेम्परेचर चेंज। समझ गए, क्लियर, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हैं मर्क्यूरी। तो द ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर वेरियस टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स एंड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे कि मर्क्यूरी ग्लास ट्यूब जो हम लोग यूज करते हैं, वो दो तरह का होता है, एक होता है प्रेशर वाला और एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। तो चलो दोनों के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, जैसे देखो यहाँ पे टेम्परेचर के चेंज करने से क्या होता है, मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम क्या होगा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, मेरा वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे मेरा प्रेशर कांस्टेंट रहता है,
तो आपको ये, अच्छा चलो मैं आपको बताता हूं। और एक थर्मोमीटर होता है ग्लास ट्यूब वाला, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। यहां पे मेरा प्रेशर चेंज होता है टेम्परेचर के चेंज होने से। अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आपको पता है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, इसका मतलब अगर ए बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर ए घटा तो दूसरा भी घटेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज होने से प्रेशर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर जो है ना, ये मेरा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा। तो आप मेरे को, कोई मेरे को बताएगा जो लोग बुखार के लिए मेजर करते हैं उसमें क्या मेरा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम है या प्रेशर है? यानी कि कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर है या कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर है? बताओ। फीवर के लिए ये वाला है ए नंबर या बी नंबर, क्या है देखो बताओ। कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर फिर कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर? आप लोग को बताना, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर यूज करते हैं हम लोग या कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर यूज करते हैं टू डिटेक्ट दी टेम्परेचर? बिल्कुल सही बात है, कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है क्योंकि वॉल्यूम तो रिस्पॉन्ड करता है टेम्परेचर के साथ। तो बिल्कुल करेक्ट है ए, वेरी नाइस। तो वॉल्यूम मेरा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है, लेकिन आप प्रेशर उसमें कांस्टेंट रहता है ना? वेरी गुड। चलिए, ये मत कह देना कि कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम ही कांस्टेंट आप कर दिए तो प्रेशर चेंज, लेकिन प्रेशर थोड़ा ना चेंज करता है। प्रेशर अगर चेंज करता ना तो हाई प्रेशर की वजह से फट जाता वो, जैसे कुकर प्रेशर, प्रेशर वेरी करता है वहां पे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अगर इसका मैं एक एग्जांपल आपको ऐसे नॉर्मली समझाऊं तो कुकर प्रेशर, सिंपल बी वाला आ जाओ समझाने के लिए। क्या होता है कि प्रेशर आपका राइज करता है जब आपका टेम्परेचर, जैसे जैसे आप गैस में चढ़ाते हो तो गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी आपका बढ़ने लगता है, बट वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आयतन तो सेम है, 1 लीटर आपने पानी रखा तो 1 लीटर ही रहता है, वो 2 लीटर थोड़ा ना हो जाता है। तो दैट इज योर कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। क्लियर? सेम इसी तरह आ जाता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट, यानी कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रहता है। जब टेम्परेचर चेंज होगा ना ऊपर नीचे, तो इसका जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो ऊपर नीचे चेंज होता है। ऑब्वियसली बात है, आप देखते भी हो, है ना? रेजिस्टेंस जैसा आपका हीटर वगैरह जलाए हो, करंट आपने बढ़ाया, टेम्परेचर गर्म हुआ, तो गर्म होता है रेजिस्टेंस ज्यादा, वो करंट को रोकता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रोकता, करंट को रोकता। जितना ज्यादा रोका उतना रेजिस्टेंस उतना टेम्परेचर। थर्मोकपल में आपका ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा घटेगा तो ईएमएफ बढ़ता घटता है। इन थर्मोकपल आप देखते ही हो, है ना? ईएमएफ का वैल्यू बढ़ता है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। और पायरोमीटर, इसको आप देखते होंगे हॉलीवुड मूवी वगैरह में देखे होंगे पायरोमीटर को। ये हाई प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है ना, ये जब टेम्परेचर चेंज आपका होता है ना तो पता लगाते हैं कलर से, इंटेंसिटी ऑफ कलर और रेडिएशन से। आप बोलेंगे सर कैसे सर? मूवी वगैरह में आप देखे होंगे जब भी कभी ना रात में, जैसे ओसामा बिन लादेन को जो पकड़ने के लिए टीम गई थी, अमेरिकन टीम, या मूवी वगैरह दिखाया जाता है, कोई वेब सीरीज मुझे पर्टिकुलर तो नाम नहीं याद है, तो उसमें क्या एक ग्लास जैसा पहना जाता है अंधेरे में। अंधेरे में सब लाल या ग्रीन जैसा दिखता है, आप देखोगे पूरा लाल या ग्रीन ग्रीन। लेकिन जो इंसान चलता है ना, इंसान आगे पीछे मूव करता है, वो दिखता है, वो दिखता है। या पेड़ पौधा दिखता है या फिर कोई चीज दिखता है, वो कैसे दिखता है? अंधेरा में कुछ नहीं दिखता, लेकिन वो पहनने के बाद क्यों दिखता है? क्योंकि वो बेसिकली यूज किया जाता है आपके इसी का, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का, कलर का चेंज करता है। क्योंकि देखो हर एक जो आपका सब्सटेंस है सब में रेडिएशन पाया जाता है, थोड़ा बहुत रेडिएशन निकलता ही निकलता है, अलग अलग रेंज का रेडिएशन निकलता है। और सब में टेम्परेचर अलग अलग, मेरा बॉडी का टेम्परेचर अलग है, कोई और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अलग है। तो क्या होता है कि अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो कलर चेंज होता है रेडिएशन का। उसके वजह से हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ कोई चीज मूव कर रहा है। तो अंधेरा में जब देखते हैं तो आपको ये फेस उस कुछ नहीं दिखता है कि कोई लंबा चौड़ा गोरा काला, ये सब नहीं दिखता है। लंबा भले दिखता है, आपको ये दिख रहा है कोई मूवमेंट हो रहा, तो उससे पता चल जाता है कि कोई इंसान है। बस वही तो मुझे पता करना है ना? यस यस। तो यानी कि ये सभी चीज हो गए, दीज आर योर ऑल थर्मोमीटर एंड देयर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं? चलो, अगर आप इतना समझ गए तो लास्ट टॉपिक आज का क्या है मेरा, टेम्परेचर स्केल के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट तरह का टेम्परेचर स्केल। नॉर्मली वी नो दैट फ्रॉम द स्टार्टिंग वी नो व्हाट इज द डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल के बारे में जानते हैं। बट टुडे वी आर डिस्कस अबाउट फ़ारेनहाइट स्केल आल्सो, केल्विन स्केल आल्सो एंड Rankine also, and also we are going to discuss about the relationship between them। कैसे हम लोग डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, फ़ारेनहाइट से रैंकाइन में कन्वर्ट करते हैं, और केल्विन से रैंक, मतलब सभी के बीच में रिलेशन को स्टेब्लिश करेंगे और जानेंगे। बिकॉज यू विल गेट सम क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट। यहां से आप देखिए इस सभी पॉइंट से
कुछ क्वेश्चन तो बनते हैं, तो इसीलिए आप लोग को देखना जरूरी है। चलिए डिस्कस कर लेता हूं, दो ही पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं। अगर आपको मेजरमेंट करता है किसी भी टेम्परेचर का, दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। तो सबका हम लोग आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट देखेंगे, सबका आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, सेल्सियस स्केल के बारे में। तो सेल्सियस का जो आइस पॉइंट होता है, आइस पॉइंट होता है वो फ्रीज जहां पे वो जम जाता है, दैट इज जीरो, सबको पता है। स्टीम पॉइंट जहां पे वेपर बन जाता है वो होता है 100। अगर फ़ारेनहाइट का बात करेंगे तो इसका आइस पॉइंट हो जाता है मेरा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो स्टीम पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है मेरा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेम अगर बात करें केल्विन स्केल का, तो केल्विन स्केल का जो आइस पॉइंट होता है वो होता है 273.15, 100 का अंतर रहता है, स्टीम पॉइंट हो जाता है 373। और रैंकाइन का बात करेंगे तो आइस पॉइंट होता है 491.67 और स्टीम पॉइंट होता है 671.67। समझ गए नाउ। अच्छा, डिवीजन कभी कभी पूछा जाता है, स्केल का डिवीजन कितना होता है, जैसे 0 से स्टार्ट करते हैं ना, 0 1 2 3 4 से लेकर 100 तक, तो डिवीजन कितना हो गया 100 का। तो सेल्सियस स्केल में डिवीजन आपका 100 का रहता है। फ़ारेनहाइट में आपको देखने को मिलता है 180 का, क्योंकि देखो अगर आप 32 में से 180 को जोड़ते हो तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट 8 9 10 11 1 और 2 212, आगे 212। तो 180 का डिवीजन देखने को मिलता है फ़ारेनहाइट में। अगर बात करेंगे केल्विन में तो यहाँ फिर से 100, देखो 273 से 100 जोड़ देंगे 373, और यहाँ पे फिर आपको 180 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि फ़ारेनहाइट और रैंकाइन का जो डिवीजन होता है 180 का होता है, और सेल्सियस का केल्विन का 100 का डिवीजन होता है। इतना आपको बेसिक चीजें समझ गए। नाउ द रिलेशन बिटवीन देम, है ना, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू एनी अदर टेम्परेचर स्केल। क्या बोले, रैंकाइन स्केल का डिटेल एक्सप्लेन कर दीजिएगा माय क्वारी। बिल्कुल 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 कर देंगे। देखो अब नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मुझे क्या करना है, मुझे स्टेब्लिश करना है डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट जाना है, क्या करेंगे सर। तो इसके लिए ये देख सकते हो, ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला। मान लेते हैं कि मैं कुछ भी ले लेता हूं, सपोज करो मेरे पास है कुछ भी ले लेंगे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर मेरा, क्या डिग्री सेल्सियस में 30 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब इसको मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे। तो क्या है, ये टेम्परेचर पूरे फ़ारेनहाइट का निकालना है, तो बिल्कुल मुझे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का निकालना है, इज इक्वल टू क्या करेंगे 9/5 या 1/8, जो आप वैल्यू जो आपका मन करे वही है, घुमा फिरा के। ये 1/8 है ना, तो 1/8 को पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, इसको कटेंगे 9/5, तो बात एक ही है। तो 9/5 और डिग्री सेंटीग्रेड वाला लिख देंगे तो कितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और प्लस 32, तो यहां से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 से कट जाएगा, और 9 6 या कितना हो जाता है बताइए, कोई दिक्कत आ रही है क्या आप लोग को, ऑल क्लियर तो है ना। हाँ, तो 54 आ जाएगा, और 54 में अगर मैं 32 जोड़ता हूं तो आपका 86 आ जाएगा। तो बस यहाँ पे 86 क्या हो गया आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में। 88 कैसे आ जाएगा भाई, 86 होगा ना डियर। हाँ 86, वही तो, मुझे लगा मैं गलत बोल दिया क्या आप लोग। चलिए, तो ये हो गया, इस तरह से पहला रिलेशन स्टेब्लिश हो गया। सेकेंड सेकेंड आ जाता है मेरा, मान लेते हैं इन दोनों के बीच में, देख लेता हूं 1 और 3 के बीच में, कि ये तो बहुत इजी है, सबको पता है कि 273 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते, सिंपल। तो अगर आपके पास अगर केल्विन है ना, केल्विन निकालना, डिग्री सेल्सियस से केल्विन करना, जैसे मान लेते हैं फिर से कि यहाँ पे ले लेता हूं मैं ना 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको मुझे करना है डिग्री केल्विन में, तो मैं क्या करूंगा प्लस कर दूंगा 273, तो बताओ कितना हो जाएगा। देखो प्लस 273 जोड़ देंगे, तो अगर मैं 27 में 273 को जोड़ दिया, वैसे 273 पर 15 जोड़ते हैं 15, लेकिन 15 उतना मैटर नहीं करता, 273 जोड़ोगे न्यूमेरिकल्स में भी तो विल गेट दी आंसर। तो कितना 7 3 10 के 0, 7 2 9 0 3, तो 300 आपका क्या ये केल्विन में मुझे मिल गया, तो 300 केल्विन, यानी कि जो 27 डिग्री आपका सेल्सियस है वो बराबर हो जाएगा 300 केल्विन का। और यहाँ पे हम लोग कितना लेके चले थे, आई थिंक 30 लेके चले थे ना, जो मेरा 30 था, यस 30 डिग्री जो सेंटीग्रेड था वो बराबर किसके था, आई थिंक 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो ये दोनों कनेक्शन देख लिए हम लोग, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं हम लोग किसके किसके बीच में, इन दोनों के बारे में बात करते हैं, फ़ारेनहाइट टू रैंकाइन। इसके बीच में क्या होता है, सेम वही रिलेशन 1.8 वाला ही ध्यान रखना, एकदम ज्यादा तकलीफ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको दिया गया है अच्छा केल्विन टू यहाँ पे रैंकाइन करे हैं,
केल्विन से रैंकाइन करना है। तो जो भी आपका केल्विन में दिया गया, मान लेते हैं मैं केल्विन यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या जैसे 1.8 है ना, तो फिर भी वही 9/5 आ जाएगा। और मेरा है 40 या 30 ले लेते, चलो 30 डिग्री आपका केल्विन है, केल्विन है। तो 30 से क्या करेंगे, 1.8 कर देंगे तो 9/5 आएगा, इसको कट करेंगे 6 आ जाएगा, तो क्या 54। तो आपका जो 30 डिग्री केल्विन में है ना, वो 54 रैंकाइन आ जाएगा, रैंकाइन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 303 होगा वहां का, एक सेकंड, 27 था और 273 था, नहीं डियर 300, हाँ आप ये बोल सकते हो कि 315 आएगा, ये भले आप बोल सकते हो, लेकिन 303 तो नहीं आएगा। 27 है ना, 7 3 10 2 नहीं, 300 होगा, क्यों 27 था ना। यस, ये भी समझ गए। और यहां पे आपका, हाँ रैंकाइन टू फ़ारेनहाइट देख लो लास्ट, रैंकाइन टू फ़ारेनहाइट ये छोड़ दिया गया, ये यहां पे है ये वाला रिलेशन। ये अगर करना है तो क्या करोगे कि रैंकाइन में अगर आपको कन्वर्ट करना, कोई फ़ारेनहाइट में दिया, जैसे कोई भी फ़ारेनहाइट पकड़ लो, हम लोग फ़ारेनहाइट यहां ले लेते हैं कि फ़ारेनहाइट में आपका दिया गया, जैसे कितना निकला था, 88 निकला था, 86 निकला था। अब 86 को मुझे करना है रैंकाइन में, तो क्या करोगे आप, जो भी दिया गया ना 86, इसमें आप जोड़ दोगे 459.67, बस ये अगर आपने जोड़ दिया तो आपका रैंकाइन में कन्वर्ट हो गया। नहीं, आपको चारों के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश, तीन के बीच में शायद रिलेशन एस्टेब्लिश अधिकतर देखने को मिलता है ना। लेकिन आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के लिए जो आएगा वो इंडिविजुअल ही देखने को मिलेगा, है ना, इंडिविजुअल देखने को मिले। अच्छा यहाँ पे एक मैं न्यू और एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, सर आज के लिए काफी, बस एक छोटा सा बस, खत्म ही है, दिस इज लास्ट टॉपिक। कभी कभार आपको बोलेगा ना न्यू टेम्परेचर स्केल निकालने के लिए, मतलब आप चाहे ना तो आप भी, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा है, उत्तम सर टेम्परेचर स्केल, मैंने एक थर्मोमीटर बनाया मेरा अपना, उत्तम सर थर्मोमीटर, यानी कि यूएसटी, यू फॉर उत्तम, एस फॉर सर और टी फॉर थर्मोमीटर, यूएसटी मैंने नया बनाया। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको मुझे मार्केट में उतारना है। तो क्या करते हैं हम लोग, आपको बस क्या करना है, जो भी आप अपना थर्मोमीटर बनाओगे ना, वो डिग्री सेल्सियस के साथ, सबसे पुराना वही लेके चलते हैं, उसके साथ आप स्टेब्लिश कर दो। यानी कि आप ये बता दो कि जैसे वो 0 डिग्री सेल्सियस में उसका आइस पॉइंट है, आपका कितना में होता है ना। आप कुछ भी ले सकते हो कि मेरा ना 180 डिग्री कुछ भी यूएसटी में 0 डिग्री मतलब आइस होता है, मेरा आइस जब बनाना रहेगा तो 180 लेना पड़ेगा, और मेरा स्टीम के लिए ना आपको 1000 जाना पड़ेगा। आपका मन आप कुछ भी कर लो तो रिलेशन एस्टेब्लिश आ जाता है। ऐसा कभी कभी आपको क्वेश्चन देगा, मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, न्यूमेरिकल आता है तो कहा जाता है रिलेशन आपको यूएसटी के साथ, तो आप आराम से थर्मोमीटर को आप रिसर्च के लिए भेज सकते हो। कैसे, देखो आपको समझा दिया। जैसे मान लेते हैं कि मेरा यूएसटी है और बोल रहे हैं कि जो आइस होता है ना सेल्सियस में, वो आपका 0 में होता है, तो मेरा 10 में होगा, और उसका जो आपका स्टीम बनता है ना वो 100 में बनता है, तो मेरा 1000 में बनता है। तो क्या हो जाता है कि जब भी ऐसा दिया रहेगा तो आपको बोला जाएगा निकालने के लिए कुछ भी, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है कि टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर स्केल का कितना है ना, टेम्परेचर स्केल का कोई भी स्केल ले लो, मान लो ये मान लेते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस वाला ले लिए, डिग्री सेल्सियस का स्केल ले लिए, और माइनस आपको क्या करना है, ले लेना आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया। सिमिलरली यहां पर भी हम लोग करेंगे डिवाइड बाय क्या करेंगे, टी ऑफ बी माइनस टी ऑफ एफ, ये क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट माने फ्रीजिंग पॉइंट, सबका मुझे बॉइलिंग पॉइंट पता है। जैसे अगर मान लो डिग्री सेल्सियस का हम लोग ले लिए हैं, तो डिग्री सेल्सियस के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है 100, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0, तो 100 माइनस 0 नीचे में आ जाएगा, और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 पुट करो, और ये आपको निकालने बोलेगा, ये वाला आपको फाइंड आउट करने बोलेगा। और सेम चीज, ये तो मैंने डिग्री सेल्सियस और न्यू स्केल, जैसे मैंने कहा था यूएसटी मेरा वाला था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यू ऑफ यूएसटी पुट करेंगे, यूएसटी माइनस वो दिया रहेगा कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना यूएसटी का, मान ले मेरा फ्रीजिंग पॉइंट कितना बोले, मेरा फ्रीजिंग पॉइंट है आपका 10, तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा 10 आ जाएगा, और डिवाइड बाई क्या होता भाई, अब बी4 आपका बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट कितना 1000 है, तो नीचे पुट कर देंगे मेरा 1000, और माइनस मेरा फ्रीजिंग पॉइंट कितना 10 है, तो 10। तो इसमें से आपको ये बोलेगा कि ये आपका दिया रहेगा, देखो ये गिवन रहेगा, ये दोनों भी गिवन रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का ही गिवन रहेगा। बस आपको ये बोलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट अगर ये है, नया का देगा न्यू वाले का, जैसे देखो यहाँ का कहा गया है कि मेरा आपका फ्रीजिंग पॉइंट 10 है
और बॉइलिंग पॉइंट इतना। बाकी डिग्री सेल्सियस को तो आपको पता ही है, 0 और 100 लेके चलते हैं। तो आपको ये दे देगा कि अगर मेरा डिग्री सेल्सियस में 60 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना मेरा यूएसटी होगा। तो आपको ये वाला वैल्यू पता चल गया कि डिग्री सेल्सियस 60 अगर होगा तो ये वाला यूएसटी कितना होगा। समझ गए मेरी बात? यहां आपको चीजें क्लियर हो गया ना, मैंने क्या कहा। आपको क्या कह देगा, देखो क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, ये बोलेगा जैसे ये क्वेश्चन में बनाता हूं कि यूएसटी थर्मोमीटर हैव 10 यूएसटी फ्रीजिंग पॉइंट, हैव फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह कर देते हैं ना, हैव फ्रीजिंग पॉइंट, एक सेकेंड ये दे देता हूं मैं, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 10 एंड 1000 यूएसटी रिस्पेक्टिवली। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका 10 दिया है, बॉइलिंग पॉइंट आपका 1000 दिया है। तो बोलेगा देन कैलकुलेट टेम्परेचर इन यूएसटी में टेम्परेचर कैलकुलेट करो एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन आपका है ना। तो आप क्या करोगे, सिंपल करोगे, ये वाला फॉर्मूला कि मैं काम कर लेता हूं, ये वाला पहला वाला मान लेता हूं, किसके लिए, ये मान लेता हूं मैं डिग्री सेल्सियस का, और ये मान लेता हूं मैं यूएसटी का, ये मान लेता हूं यूएसटी का। ठीक है, बढ़िया। डिग्री सेल्सियस कितना निकालने बोला, 60 बोला, तो 60 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना था डिग्री सेल्सियस, सबको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट मेरा 0 होता है और बॉइलिंग पॉइंट मेरा 100 होता है। तो 0 और नीचे में बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस 0 इज इक्वल टू यूएसटी का बात करते हैं। स्केल मुझे निकालना ना, तो टी यहां पे लिख देंगे कि टी स्केल, जो भी स्केल दिया गया है वो निकालना है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना दिया है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट 10 दिया है, तो 10 और नीचे में क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट 1000 है, तो 1000 माइनस 10 बस। तो यहाँ पे देखो आपका हर एक चीज तो मिल गया, या भी मिल गया, इतना मिल गया आपको, टी स्केल यहां से निकल जाएगा, बस सिंपल। तो ये अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस। समझ गए? तो यहीं पे हम लोग का क्या हो जाता है, दिस इज योर एंड स्लाइड ऑफ टुडे सेशन। ये लास्ट स्लाइड हम लोग का था, और यहां पे हम लोग 0 लो तक कंप्लीट थ्योरी देख चुके हैं। अब कल से हम लोग लगाएंगे न्यूमेरिकल्स, थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और वेरियस तरह का एजे एग्जाम में पूछे गए हैं। इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप लोग के लिए सफिशिएंट होगा। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट करेंगे थ्योरी। सर पीडीएफ बिल्कुल बिल्कुल, चलो तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना आप सभी को? जैसा रिप्लाई आ रहा है उससे तो लग रहा कि आप लोग को सारी चीज समझ में आ गया है। ठीक है, ओके ओके, वेलकम डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच यू ऑल्सो कि आप लोग सारे बच्चे इतना देर तक लाइव क्लास देखे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।